रील के एंड टू एंड तक लेके जाते हैं मेरे को। किशोर ने डिसाइड किया है कि एक रील बनानी है, उसके शुरू से आइडिया से लेके पब्लिशिंग तक लेके जाओ। क्या प्रोसेस रहता है एक रील बनाने का? सबसे पहले टॉपिक दुनिया में कोई भी डिसाइड कर सकता है। रिसर्च मैं करता हूँ, स्क्रिप्ट मैं लिखता हूँ, स्टोरी बोर्ड डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी कभी मैं करता हूँ और कभी मेरे जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं वो करते हैं। एनिमेशन आगे का जो है वो उसके लिए पूरी एंटायर टीम है, 3D एनिमेटर्स हैं टीम के अंदर, वो 3D एनिमेशंस करते हैं। 3D आर्टिस्टों को पूरा कन्वे किया जाता है कि इसके इस सीन में हमको इस एंगल से ये चाहिए, व्यूअर्स को ये दिखाई दे रहा होगा, इसमें ये चाहिए, इसमें ये चाहिए। तो पूरे 3D एनिमेटर्स हैं, वो 3D की बात करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो उसके बाद में पूरा रेंडर वगैरह हो गया, रेंडर फार्म्स पर रेंडरिंग हो जाती है, उन पर रेंडरिंग चलती है रात भर, और उसके बाद में सुबह आके एडिटर जो हैं वो एडिटिंग करते हैं। फिर फाइनल रील जो निकल के आती है वो मैं चेक करता हूँ, और मेरी तरफ से अगर कोई पहले वो प्रोजेक्ट मैनेजर्स चेक करते हैं, उनकी तरफ से कोई सजेशन होता है तो वो एडिटर को बताते हैं, उनकी तरफ से कोई सजेशन नहीं होता तो मैं उसको चेक करता हूँ फाइनली। अगर सही है तो पब्लिश, अगर नहीं है तो प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ में रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ये गलत था, ये सही था, आगे से इसका ध्यान रखना। तो ये पूरा प्रोसेस जो है, ये सिस्टम बहुत नेचुरली बिल्ड किया है मैंने बहुत इन डेप्थ रिसर्च की कि पिक्सार के सिस्टम्स कैसे काम करते हैं, बाकी एनिमेशन स्टूडियोज़ के सिस्टम्स कैसे काम करते हैं। उनके सिस्टम हमारे लिए कभी काम नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिया का देसीपना अपना अलग है, इंडिया के टॉपिक्स अलग हैं, इंडिया का काम करने का तरीका अलग है, यहाँ पे लोगों का सोचने का तरीका अलग है। तो आप विदेशी कोई भी एनिमेशन स्टूडियो उठा लो, उनका काम जो है वो एटलीस्ट यहाँ पे अगर आप क्लाइंट सर्विसेज दे रहे हो उसके लिए आपने अगर एनिमेशन स्टूडियो खोल रखा है तो आप दे सकते हो, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो एक रील में आपके अलावा कितने लोग और लगते हैं बनाने के लिए? 7 पीपल, एक एडिटर, एक प्रोजेक्ट मैनेजर और उसके अलावा रिमेनिंग 3D आर्टिस्ट। ठीक है। और अगर एक रील ऐसी है जिसको मेरे को जल्दी निकालना है, जो कि टॉपिकल इशू पे है, ट्रेंडी इशू पे है, तो कितना टाइम लोगे उसको बनाने में एंड टू एंड? अभी चूंकि POS लाइब्रेरी बिल्ड हो चुकी है तो 2 दिन प्लस कभी कभी उसमें एक एक्सटर्नल मतलब एक सेकंड हाफ में शिफ्ट भी करनी पड़ सकती है, ठीक है। यानी कि जैसे हमारा ऑफिस टाइमिंग यूजुअली 9 to 5 होता है, तो उसके बाद में 6 से 10 दोबारा हम लोग काम करते हैं, कई बार कभी इमरजेंसी पड़ती है तो, और तो वो सेकंड शिफ्ट भी करनी पड़ सकती है। तो अगर हाई क्वालिटी है तो 2-2.5 दिन अगर हाई क्वालिटी रील आपको वीडियो निकालनी है तो। अब जैसे किशोर, एक चीज जो मैंने नोटिस किया आपकी वीडियो में ये है कि एक लाइन आती है, प्रोफेसर ऑफ हाउ को फॉलो करके 3D एनिमेशन से समझो की। ये लाइन हमेशा जो है यूजुअली 1/3 हिस्से में ऑफ द वीडियो आ जाती है इंस्टाग्राम पे। तो ये लाइन उस पॉइंट पे क्यों आती है, एंड एक क्या स्ट्रक्चर रहता है ऑफ प्रोफेसर ऑफ हाउ के रील की स्क्रिप्ट का? क्या कुछ दिमाग में रहता है कि इतना लंबा हमें हुक रखना चाहिए, यहाँ पे CTA आएगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा, या यहाँ पे ये इमोशन बिल्ड होगा? कोई स्ट्रक्चर फॉलो करते हो? हाँ, तो इसका एक फिक्स स्ट्रक्चर है। दैट इज द रीजन कि ये लाइन जो है ये बार बार आ रही है। होता ये है कि सबसे पहले उस पर्टिकुलर टॉपिक का जिस्ट हम लोग बताते हैं, ठीक है। उसके बाद में उस पर्टिकुलर टॉपिक का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होता है। तो जब एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होता है वहां से सारी बात स्टार्ट होती है। तो वहां से वो ये एक रैंडम अटेम्प्ट था जिसको मैंने कैरी फॉरवर्ड किया है। ऐसा कुछ दिमाग में प्लान नहीं था, कुछ ये नहीं था, जस्ट एक मतलब दिस इज आउट ऑफ डेस्परेशन कि मैंने इतना कंटेंट डाला। मैं यूट्यूब पे इतने सब्सक्राइबर्स पे था, 10-11 मिलियन तक, और मैंने अपना कंटेंट शुरू करने के बाद में फेस रिवील भी 3 साल बाद में किया। हमको 6 साल हुए हैं, स्टार्टिंग के 3 साल में कोई फेस नहीं था चैनल के ऊपर, तो कोई पहचान नहीं थी। तो प्रोफेसर ऑफ हाउ का नाम लोग बार बार अच्छे से जाने और उसमें थोड़ा सा मैं फन ऐड कर सकूं, इसलिए मैंने वो किया था। तो प्रोफेसर ऑफ हाउ को फॉलो करके 3D एनिमेशन से समझो, इसका सिंपल सा मतलब सिर्फ इतना सा है कि प्रोफेसर ऑफ हाउ को फॉलो करके ये तो मैं एक पंच लाइन बनाना चाहता था। 3D एनिमेशन से समझो, वहां से मैं फंडामेंटल बिल्ड करना चाहता हूँ, वहां पे मैं एक रिलैक्सेशन बंदे को देना चाहता हूँ। पहला जो स्टार्टिंग के 10 से 15 सेकंड है उसमें मैंने जिस्ट दे दिया, लेकिन उस 10 से 15 सेकंड से लेके 90th सेकंड तक जब मैं पहुंच रहा हूं, 1.5 मिनट की यूजुअली हमारी हर रील होती है, तो 90th सेकंड तक जब मैं पहुंच रहा हूं, तो 90th सेकंड तक पहुंचते पहुंचते 15वें सेकंड से 90th सेकंड तक मुझे स्टार्टिंग से उस बंदे को वो टॉपिक एक्सप्लेन करना है, ताकि वो बंदा हुक हो जाए और बहुत लंबे समय के लिए एक ट्रस्ट बिल्ड हो सोसाइटी के अंदर, लोगों के अंदर, मेरी ऑडियंस के अंदर, कि दुनिया का चाहे कोई भी टॉपिक हो ये तो एक्सप्लेन कर ही देगा। वो बिल्ड करना है बस,
दैट इज व्हाट द अल्टीमेट गोल इज। जब आप कोई टॉपिक सिलेक्ट करते हो तो कभी ऐसा होता है यार इतने सारी चीजें हो रही हैं इस दुनिया में, कौन सा वाला टॉपिक इम्पोर्टेंट है, वर्दी इनफ है टू मेक अ वीडियो ऑन? ये डिलेमा आता है कभी दिमाग में? ये डिलेमा तो मेरे तो नहीं आया, क्योंकि मेरे तो कम ही पड़ जाते हैं हमेशा, क्योंकि मैं बहुत सेलेक्टिव हो जाता हूँ टॉपिक्स को लेके, क्योंकि मेरे को सारे एंगल्स देखने पड़ते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये सोसाइटी में कुछ ऐड करेगा या सिर्फ व्यूज़ के लिए है। जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट वाला टॉपिक था, तो ये एक सिर्फ एजुकेशन पर्सपेक्टिव से है, ठीक है, तो ये एक तरीके से सिर्फ एजुकेशन ऐड कर रहा है, लेकिन उतना इंपैक्टफुल नहीं है जितना एक रैंडम दूसरा टॉपिक हो सकता है जो सोसाइटी में कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट डाले, राइट। तो इस तरीके से अलग अलग मैं देखता हूँ, लेकिन मेरे टॉपिक्स जो है ना वो जनरली लाइक ओपन वर्ल्ड में से आते हैं। मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं टॉपिक्स जो है वो ऐसे ही चूज़ करता हूँ। जैसे मैं अगर अपने दोस्तों के साथ कभी शाम को जिम के बाद में अगर मैं कभी अपने दोस्तों के पास चला गया या अपने दोस्त के साथ हूँ, या फिर दोस्त मेरे को रील्स शेयर करते रहते हैं, या फिर कोई हम लोग कैफे में बैठे हैं और कैफे में डिस्कशन हो गया, जैसे मेरे दोस्त ने रैंडमली बोला कि यार ये क्या चौंसलेबाजी चल रही है आजकल, ये जिसको देखो वही ये पुलियाओं पे वो चिपका देते हैं हैप्पी बर्थडे पोस्टर नेताओं के, हैप्पी बर्थडे ये नेता, हैप्पी बर्थडे वो नेता, हैप्पी बर्थडे ये नेता, वो पूरा शहर पूरा उसी से रंग देते हैं और फिर वो पोस्टर उड़ उड़ के लोगों के मुंह पे आते हैं। तो उस चीज़ पे हमने ऐसे ही रैंडमली आउट ऑफ फन डिस्कशन किया। लेकिन मेरे पास में जो ऐप है जो मैं यूज़ करता हूँ नोट करने के लिए, टिक जो ऐप है, उसके अंदर मेरा एक शॉर्टकट है NRTPOH, NRTPOC, NRTPOAI। POC मतलब प्रोफेसर ऑफ कंटेंट वाला जो हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, POAI मतलब प्रोफेसर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, POH यानी प्रोफेसर ऑफ हाउ, NRT मतलब नेक्स्ट रील टॉपिक। तो NRTPOH : वो टॉपिक नोट कर लो। तो हाथ की याद जो भी टॉपिक्स ऐसे रियल लाइफ में जिससे लोगों पे इम्पैक्ट जाए, जिस पे लोग अपना थॉट देना चाहें, वो टॉपिक हम लोग समय समय पे डालते रहते हैं। ये बहुत अच्छा बताया आपने कि यूजुअली जब आप दोस्तों के साथ बात कर रहे हो वहां पे कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन या डिबेट निकल के आए तो उसको तुरंत ही टिक टिक करके ऐप में आप नोट कर लेते हैं। वहाँ पे नोट कर लेता हूँ। तो मेरे लिए सोर्स ऑफ टॉपिक इंटरनेट बहुत कम रहता है कि मैं बैठ के सर्च करना शुरू करूँ कि अब मुझे ये कवर करना है, वो मेरे लिए काफ़ी कम रहता है। जब किशोर एक वीडियो बनाते हो इंस्टाग्राम के लिए वर्सेस यूट्यूब के लिए, तो क्या डिफरेंस है दोनों प्लेटफॉर्म्स में? इंस्टाग्राम, सबसे पहली बात तो ये है कि काफ़ी बार लोगों को ऐसा मिथ होता है कि यूट्यूब पर अगर कोई वीडियो हम लोग पब्लिश कर रहे हैं तो जो हमारी लॉन्ग वीडियो होती है उसी में से काट काट के डाल देते हैं। लेकिन हमने आज तक हमारे यूट्यूब चैनल पर जितनी भी रील्स डली हुई हैं, यूट्यूब पे जितने भी शॉर्ट्स डले हैं और इंस्टाग्राम पे जितनी भी रील डली हैं, भले ही वो यूट्यूब का पार्ट हो, यूट्यूब लॉन्ग वीडियो का पार्ट हो, लेकिन हमने आज तक कभी भी वो काट के नहीं डाला। एक एक शब्द उसका स्क्रिप्ट के अंदर मेरे हाथों के द्वारा पिरोया हुआ होता है। इट हैज़ टू गो अंडर माई हैंड, उसके बाद ही वो पास होगा, उसके बाद ही वो फाइनल स्क्रिप्ट में कन्वर्ट होगा। कभी हमने ऐसा नहीं किया कि लॉन्ग वीडियो को काटा, इधर से इधर, ये सेक्शन अच्छा डाल रहा है इसको डाल दो। वो चीज़ काम करती होगी लेकिन उन लोगों के लिए करेगी जिन लोगों का विजुअल्स पे ज़्यादा फोकस नहीं है। हमारा जितना फोकस प्री प्रोडक्शन पे है उतना ही प्रोडक्शन पे है और उतना ही पोस्ट प्रोडक्शन पे है। तो बिकॉज हमारा विजुअल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस है तो हम लोग विजुअल्स भी मैनुअली अलग से डिसाइड करते हैं। हम लोग एसेट्स वो ही यूज़ कर सकते हैं लेकिन कैमरा प्लेसमेंट जो है वो अलग से डिसाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक वीडियो डाली थी, टी सीरीज़ के फाउंडर थे, उनकी जो डेथ, उनका जो मर्डर हुआ था, तो वो पूरा केस मैंने लॉन्ग वीडियो में भी कवर किया था, शॉर्ट्स में भी कवर किया था। तो अगर आप जाके चेक करोगे तो शॉर्ट्स में जो कैमरा एंगल्स हैं, शॉर्ट्स में जो पूरे के पूरे विजुअल्स हैं, वो कंपेरेटिवली डिफरेंट है लॉन्ग वीडियो के कंपैरिजन में। तो उस पर हमने अलग से काम किया। लेकिन शॉर्ट्स की वो जो हमने एक डाली थी रील, गुलशन कुमार वाला यूट्यूब शॉर्ट्स हमने डाला था, उस पर करीबन 23 मिलियन के आसपास उस पर व्यूज गए थे और वहां से 6 मिलियन व्यूज हमारे लॉन्ग वीडियो पे गए हैं। बिकॉज ऑफ दैट लॉन्ग वीडियो भी 7-8 मिलियन पे चली गई, वहां से उसको अच्छा पुश मिला। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो वीडियो फॉर्मेट है ना, अपने आप में एक ट्रैप है। अगर आप उसको नंबर्स में कैलकुलेट करने लग जाओगे, अगर आप उसको यूजर सेटिस्फेक्शन में कैलकुलेट करना शुरू करोगे तो उसमें मजा आता है असली। तो वो यूजर सेटिस्फेक्शन से कैलकुलेट होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि आपने एक लॉन्ग वीडियो डाली, उसमें से 7 काट दी कि 8 काट दी और कितनी डाल दी। दिस इज नॉट द राइट क्वेश्चन। आपने एक डाली लॉन्ग वीडियो, उसमें से अगर आपने 2 भी फॉर्म की, उसमें से अगर आपने 2 भी काम की बातें जनरेट की, निकाली, वो यूजर सेटिस्फेक्शन के हिसाब से परफेक्ट होनी चाहिए। देन इट मेक सेंस। और फिर उस पर भी उतने व्यूज आते हैं और आपकी लॉन्ग वीडियोज को भी अच्छा पुश मिलता है। सेम हमने फूलन देवी के केस में भी किया था। फूलन देवी की लॉन्ग वीडियो थी, उसके शॉर्ट्स भी थे, शॉर्ट्स को भी हमने अलग से डिजाइन किया था। जब एक आप लॉन्ग वीडियो शॉर्ट बनाते हो तो क्या वो सेम चीज इंस्टाग्राम पे भी डालते हो और शॉर्ट्स पे भी डालते हो? यस, हम लोग शॉर्ट्स के हिसाब से कभी भी कोई भी वीडियो नहीं बनाते हैं। शॉर्ट्स हम लोग अभी रिपीटेड फॉर्म में डालते हैं जब तक मैं दोनों प्लेटफॉर्म पे इक्वल नहीं कर लेता। तो अभी यूट्यूब पे मेरे 15.3 मिलियन है, इंस्टाग्राम पे मेरे 4 मिलियन है।
तो जब तक इंस्टाग्राम पे मेरे 15.3 या फिर यूट्यूब पे जो उस समय होंगे उतने नहीं हो जाते, तब तक जो भी हम लोग रील डालते हैं वो सारी की सारी रील जो है वो पहले इंस्टाग्राम पे जाती है, इंस्टाग्राम के हिसाब से ही बनाई जाती है। वो सुबह 10-11 बजे के आसपास हम लोग डाल देते हैं, क्योंकि एडिटर उसी समय आके एडिटिंग करता है, पूरी रात भर पिछले दिन रेंडरिंग वगैरह चलती है, और अगले दिन उसी दिन या फिर अगले दिन, डिपेंडिंग ऑन की टॉपिक कितना ट्रेंडिंग है कितना नहीं, थोड़ा सा गैप लेके हम लोग उसको यूट्यूब पे डाल देते हैं। तो वो एग्जैक्ट सेम होती है, सिर्फ उसके अंदर एक चीज का चेंज होता है, दैट इज वाटरमार्क। वाटरमार्क इंस्टाग्राम रील पे आपको इंस्टाग्राम का मिलेगा, यूट्यूब शॉर्ट्स पे आपको यूट्यूब का मिलेगा, प्रोफेसर ऑफ हाउ ऐसा लिखा रहेगा यूट्यूब का लोगो लगा के, एंड बाकी सब एग्जैक्ट सेम रहता है, विद अ गैप ऑफ probably 24 hours if the reel is a general topic, and with a gap of 7 hours if a reel is of trending topic. तो 11 बजे रील डाली, वही सेम जो है वाटरमार्क चेंज करने के बाद में यूट्यूब शॉर्ट्स पे आ जाएगा शाम को 7 बजे 8 बजे के आसपास, ऐसा 11 बजे रील डालने की कोशिश करते हो? ट्रू। हालांकि लोग इस टाइमिंग वाले फैक्टर में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, उनको लगता है कि ये टाइम पे डालना चाहिए। काफ़ी लोग इस तरीके से भी डालते हैं कि हम लोग शाम को 4-5 बजे ही डालेंगे। 4-5 बजे यूजुअली लोगों का ऑफिस रैप होता है, यूजुअली स्टूडेंट्स अपना स्कूल रैप अप करते हैं और वो सारी चीज़ें वो देखने का। लेकिन मेरी जो पाइपलाइन है इट डिपेंड्स एक्चुअली ऑन द 3D एनिमेशन वाला पार्ट। तो हम लोग जब 3D एनिमेशन करते हैं तो शाम को जब ऑफिस रैप अप करते हैं तो उससे पहले की डेडलाइन होती है, तो टीम उससे पहले सारे शॉट्स डन करके जाती है। पूरी रात रेंडरिंग चलती है, रेंडर फार्म्स पे भी, पीसीज में भी, और फिर वो सुबह तक रेंडर्स कंप्लीट होते हैं। फिर सुबह आके जो फाइनल एडिटर है वो फाइनल एडिटिंग करता है और उसके बाद में दैट इज पब्लिश्ड। एक वीडियो को, प्रोफेसर ऑफ हाउ के वीडियो को बनने में कितना समय लगता है? मोर और लेस इट डिपेंड्स ऑन कि हमको उसमें, हम चूज करते हैं कि हमको उसमें क्वालिटी कितनी डालनी है। अब वो क्वालिटी तीन डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। 50% अगर टॉकिंग हेड डालना है, जो मैं कैमरे के सामने खड़ा होकर बोलूँगा, और बाकी का 25% 3D एनिमेशन होगा या 25% मोशन ग्राफिक्स होगा, 2D एनिमेशन होगा। तो डिपेंड करता है कि वो चीज़ें कैसे डिवाइड हो रही हैं। अब ये फैक्टर सिर्फ इस बात पर रहता है कि वो जनरल टॉपिक है या फिर ट्रेंडिंग टॉपिक है, क्योंकि अगर जनरल टॉपिक है तो हम उसमें बहुत अच्छे से टाइम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी ऐसे हुई थी इंदिरा गांधी की हत्या, उस पूरी वीडियो को जब हमने किया था तो उसमें हम लोगों ने, उस टाइम टीम खैर छोटी थी, वो आज से 2-3 साल पहले की बात है, लेकिन उस पूरी वीडियो में हमको 1 महीना लगा था। 1 महीने में हमने एक लॉन्ग वीडियो बनाई थी, लेकिन हमारा उसका प्रोडक्शन इस लेवल का है कि दैट वी आर एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ। तो वो जो वीडियो थी उसमें 1 महीना लगा, लेकिन अभी रिसेंटली एक और वीडियो हमारी थोड़ी ठीक चली थी, उसमें हमने कवर किया था कि जो प्लेन का व्हील वेल कंपार्टमेंट होता है ना, वहाँ पे किसी को क्यों नहीं बैठना चाहिए। अफगानिस्तान से एक 13 साल का लड़का बैठ के आ गया था, तो इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल हुआ था। तो उसका पूरा मैंने 3D एनिमेशन बताया था और उसके पास्ट 3-4 इंसिडेंट्स मैंने बताए थे जहाँ पे एक्सीडेंट्स हुए हैं। तो वो वाली वीडियो हमने 5 या 6 दिन में कवर कर दी थी। तो 1 मंथ वर्सेस 5-6 मंथ्स एंटायरली डिपेंड्स ऑन कि हमको वो वीडियो कब चाहिए। तो जितनी हमको उस पर व्यूज़ चाहिए, जितना हम लोग उस पर टारगेट कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम लोग फ्लेक्सिबल रहते हैं। अब इंदिरा गांधी वाली जो वीडियो है उस पर व्यूज़ भी इतने गए कि उस पर वसूली हो गई 1 मंथ की, लेकिन इस पे शायद 3.5 मिलियन व्यूज़ गए हैं सिर्फ। तो वो उस पर वो मज़ा नहीं आया, लेकिन काम भी उतना ही 5-6 दिन वाला ही किया था। तो इट डिपेंड्स कि ट्रेंडिंग है या जनरल है। ट्रेंडिंग है तो ASAP फिनिश करने की कोशिश करते हैं, जनरल होता है तो आराम से करते हैं, क्वालिटी पर फोकस करके, टीम की स्किल भी साथ में ग्रो होती रहे, इस हिसाब से डिपेंड्स। और एक वीडियो में कितने लोग यूजुअली काम करते हैं? इफ़ वी टॉक अबाउट द लॉन्ग वीडियो तो पूरी टीम 17-18 लोग। इफ़ वी टॉक अबाउट द रील्स तो जितने उसके डिविजन्स हो रहे हैं उसके बेसिस पर। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द रील्स, तो अगर उस पर 5 डिफरेंट शॉट्स का डिवीजन हुआ है तो 5 3D आर्टिस्ट उस पर काम करेंगे। लेकिन अगर 4 3D शॉट्स हैं और 1 मोशन ग्राफिक का शॉट है तो 4 3D आर्टिस्ट और 1 2D एनिमेटर उस पर काम करेगा। तो इट डिपेंड्स कि हम लोगों ने, मतलब सारा गेम इस चीज़ का एट द एंड ऑफ द डे कि मेरे दिमाग में उसका विजुअल कैसा चल रहा है, मेरे दिमाग में उसका विजुअलाइजेशन कि उसका फ्लो किस तरीके से मैंने स्क्रिप्ट लिखी है, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, मेरे को क्या दिखाना है, और ईजिएस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन एक लेमैन के लिए, इंडियन लेमैन के लिए, लो IQ पर्सन के लिए क्या होगा, डिपेंडिंग ऑन दैट आई डिसाइड कि ये इस पर कितने लोग काम करेंगे। एक